Hello students, this is Unit 3 Understanding Poetry in Language Through Literature paper. लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पेपर की ऑलरेडी 2 यूनिट्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं. ये यूनिट 3 जो है इसके बीच में हम पोइट्री की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेन क्वालिटीज़ हैं या पोइट्री से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे एक माया एंजेलो की पोएम ली गई है, द केज्ड बर्ड पोएम का नाम है और ये राइटर का नाम है. यहाँ पे जो PK सत्यपाठी जो नाम लिखा हुआ है ये उन प्रोफेसर का नाम है जिन्होंने SOL की तरफ से आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराए हैं. सो प्लीज पोएट का नाम माया एंजेलो है. प्लीज पोएट का नाम ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने देखा होगा मेरी वीडियो कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो पोएट का नाम, पोएम का टाइटल, पोएम में किस तरह की टर्म्स जो है लाइक एलिट्रेशन, इमेजरी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी विल कवर दैट इन टुडेज यूनिट. अभी उसके बाद देखिए कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ऑथर के बारे में बताया गया है. सो माया एंजेलो जो है ये अफ्रीकन मतलब बेस की जो ऑथर हैं, एफ्रो अमेरिकन, यानी कि अफ्रीका और अमेरिका दोनों से इनका लिंक है. और इनकी पोएम्स के बीच में आपको कहीं ना कहीं जो सिविल वॉर है और किस तरह से ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनका किस तरह से उनको रेशियल इन्फीरियरिटी, यानी कि जो अपनी स्किन कलर के बेसिस पे, अपनी रेस की वजह से उन्हें जो वाइट लोगों से जो उन्हें इंसल्ट सहन करनी पड़ती है, जो उनका स्ट्रगल है, उन सब चीज़ों के बारे में. उसके अलावा इनकी पर्सनल लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था. शी वॉज रेप्ड बाय हर मदर्स बॉयफ्रेंड मिस्टर फ्रीमैन. इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन उनको उस इंसान को जेल नहीं हुई थी और इसका बहुत ज़्यादा साल के लिए, लगभग 5 साल के लिए एंजेलो के माइंड पर, माया के माइंड पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा था. सो कहीं ना कहीं उनकी पोएम में जो अफ्रीकन अमेरिकन स्ट्रगल है, किस तरह से ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, किस तरह से विमेन के ऊपर अत्याचार होते हैं, और उसके अलावा जो इनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा है मार्टिन लूथर किंग और मैल्कम एक्स, ये इन दोनों ने सिविल राइट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था कि ब्लैक लोगों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. और जब इन दोनों की डेथ हो गई, मैल्कम की और मार्टिन लूथर किंग की, जब इनकी डेथ हो गई तो उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट माया की लाइफ पे पड़ा. उसके अलावा माया की जो इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, वो अगर आप पढ़ना चाहें इनके बारे में तो गूगल पे दिया हुआ है. उसके अलावा जब इन लगभग 5 साल के लिए इनको लगा कि मिस्टर फ्रीमैन जिन्होंने इनका रेप किया था उनकी डेथ हो गई, मे भी ऐसा कहा जाता है कि इनके अंकल्स ने गुस्से में आकर उनकी डेथ कर दी, उनको मार दिया था. और लेकिन माया को ऐसा लगता था कि उनके बोलने की वजह से या आवाज़ उठाने की वजह से कहीं ना कहीं मिस्टर फ्रीमैन की डेथ हुई है. सो इस सदमे की वजह से इन्होंने लगभग 5-6 साल अपने घर में किसी से बात नहीं करी थी, अपनी फैमिली मेम्बर से बात नहीं करी थी. और उस टाइम पे इनका पूरा ध्यान जो है वो लिटरेचर, पोएट्री, इन सब की तरफ गया. सो लिटरेचर एज अ थेरेपी इनके लिए उभर कर आई. कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में ही इनका जो पूरा लिटरेचर और पोएट्री का जो बेस है वो तैयार हुआ था. सो उनकी पूरी पोएम और पूरी शॉर्ट स्टोरीज, हर वर्क के बीच में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं. तो जब आप ये पोएम पढ़ेंगे तो प्लीज़ आपके माइंड में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि किस तरह की पोएम जो है वो आप पढ़ रहे हैं. ओके, केज्ड बर्ड के बारे में. केज्ड बर्ड जो है ये इनकी वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, यानी कि एक पूरा कलेक्शन है जिसका टाइटल है शेकर व्हाई डोंट यू सिंग. कि शेकर मीन्स हिलाने वाला या परेशान करने वाला. व्हाई डोंट यू सिंग, तुम गाते क्यों नहीं हो, ये टाइटल है. उस बुक के बीच में एक पोएम है केज्ड बर्ड, ये 1983 में एंजेलो ने पब्लिश करी थी. ये उनकी 4th पोएट्री की वॉल्यूम है. इससे पहले वो ऑलरेडी 3 वॉल्यूम्स पब्लिश कर चुकी हैं. उन वॉल्यूम्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन रीड अबाउट इट. नाउ लेट्स डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन आंसर, कि किस तरह के क्वेश्चन इस राइटर बेस्ड सेक्शन पे आते हैं. ओके, जो आपके लिए लैंग्वेज थ्रू वाला जो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर वाला जो पेपर आएगा उसके बीच में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो टेक्स्ट से आते हैं, कई बार उसमें से वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि केज्ड बर्ड पोएम में पोएट का किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है, इस तरह का क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं लाइक डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लाइफ ऑफ पोएट एंड द थिंग्स दैट ऑक्यूपाइड हर एज अ क्रिएटिव राइटर. कि पोएट की लाइफ में क्या क्या हुआ ये ब्रीफ में डिस्क्राइब करो और किन किन चीज़ों ने उनको क्रिएटिव राइटर बनाया. सो पहला उनका अफ्रीकन मूवमेंट से जो ब्लैक एज अ ब्लैक वुमेन उनका जो रोल था, फिर उनका जो सिविल वॉर के साथ उनका जो रिलेशनशिप था वो,
फिर उनका जो उनकी लाइफ में उनका जो रेप हुआ था उसका क्या इफेक्ट पड़ा है उनके ऊपर। सो लिटरेचर पूरा उनको राइटर बनाने में किस किस चीज का रोल रहा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं? प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन लिसन वेरी केयरफुली जब मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं। मैं पोएम के साथ साथ भी वो बीच में डिस्क्राइब करती चलूंगी। ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मेन थीम्स ऑफ द पोएम एंड क्रिटिकली एंगेज विद देम, कि पोएम की मेन थीम्स क्या है। जैसे कि हमने पिछले जब हमने प्रोज राइटिंग के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था ड्रामा के बीच में कि थीम क्या होती है, मेन मैसेज क्या है। सो थीम मतलब कि मेन मैसेज क्या है इस पोएम के बीच में, हमें वो फाइंड करना है। और उसके बाद लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस जो है। तो पहली डिवाइस जो मैं बात कर रही हूँ वो है इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है कि किस तरह की इमेजेस पोएम के बीच में यूज की गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पोएम ले लीजिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले पोएम के बीच में आसमान की इमेजरी यूज की है, चमकते तारों की इमेजरी यूज की गई है। इस तरह से इस पोएम के बीच में किस तरह की इमेजेस, यानी कि जब आप ये पोएम पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में किस तरह की पिक्चर चल रही है ये पोएम को पढ़ते हुए, सो वो इमेजेस जो है वो यूज की गई है इस पोएम के बीच में। सो इमेजरी एक डिवाइस होती है। उसके अलावा एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब किसी सेंटेंस में, किसी एक लाइन में एक अल्फाबेट बार बार रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल बाबा बाबा ब्लैक शिप। सो अब यहाँ पे बाबा बाबा दोनों बी से हैं, ब्लैक भी बी से है। अब मैं शिप को हटा के अगर बेयर कर दूं वहां पे, सो बाबा बाबा ब्लैक बेयर। सो ये सारे वर्ड जो है बी 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 से स्टार्ट है पूरी एक लाइन के बीच में। दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। सो आपको पोएम में फाइंड करना है कहाँ पे एलिट्रेशन यूज हो रहा है, कहाँ पे कौन सी इमेजरी यूज हो रही है। अगर पहला स्टैंजा है, पहले स्टैंजा के बीच में कौन सी इमेजरी यूज हो रही है। इसके अलावा सिमली एंड मेटाफर। सिमली का मतलब होता है जब लाइक यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि शी इज लाइक अ रोज, वो गुलाब की तरह है, देन दिस इज सिमली। सिमली क्या है? रोज। रोज यहाँ पर एक सिमली है, लाइक लड़की को रोज की तरह बोला जा रहा है। वहीं पर अगर मैं बोलूं शी इज माई रोज, वो मेरा गुलाब है, यहाँ पे भी कंपैरिजन ही हो रहा है लेकिन मैंने बीच में लाइक वर्ड यूज नहीं किया है, तो ये मेटाफर है। अभी लड़कों के लिए लॉयन वर्ड यूज किया जाता है, ही इज लाइक अ लॉयन, ही इज ब्रेव लाइक अ लॉयन। सो ये सिमली है क्योंकि लाइक है बीच में। ही इज अ लायन, ही इज अ ब्रेव लायन, यहाँ पे लाइक नहीं है बीच में, सो ये मेटाफर है। आपको पोएम के बीच में सारी डिवाइसेस जो है फाइंड करने। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से कोई और डिवाइस आएगी बीच में तो मैं वो बीच में बता दूंगी। First stanza of the poem, a free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dip his wings in the orange sun rays and dares to claim the sky. So पहले पैराग्राफ में आपको क्या लगता है कि क्या इमेजेस यूज की गई हैं? ऑफ कोर्स सनसेट की इमेज यूज की गई है। ऑरेंज सन रेज कब होती हैं? जब सूरज डूब रहा होता है। ओके, dares to claim the sky की एक बर्ड के बारे में यूज हो रही है, उसके विंग्स के बारे में। सो एक फ्री बर्ड जो उड़ना जानता है उसके बारे में। डाउन स्ट्रीम यहाँ पे एक आप नदी कह सकते हैं या कोई भी नदी जैसी चीज, नहर, तालाब, ऐसा कुछ हो सकता है जहां पे वो बह रही है, फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम। सो क्या क्या इमेजेस आपके माइंड में आई है? बर्ड, फ्री बर्ड की इमेजेस यूज की गई है। विंड यानी कि विंड और स्ट्रीम नदी, उसके अलावा सनसेट की इमेज यूज की गई है और स्काई की इमेज यूज की है। सो सारी नेचुरल इमेजेस, जो नेचुरल नेचर से रिलेटेड इमेजेस हैं वो यूज की गई हैं। यहाँ पे मेन सनसेट से रिलेटेड हैं ये सारी इमेजेस। सो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही स्टैंजा का पूरी यहाँ पे जो समरी है वो पढ़ूंगी क्योंकि बाकी सारे स्टैंडर्स की समरी ऑलरेडी लिखी हुई है। सो आई थिंक यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। मैं सिर्फ आप लोगों को मेनली जो डिवाइसेस बीच में यूज की गई हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं सिर्फ वो डिफाइन करूंगी यहाँ पे। सो लेट्स जस्ट गो टू द फर्स्ट स्टैंजा। द फर्स्ट स्टैंजा पेंट्स अ पिक्चर ऑफ अ फ्री बर्ड। जैसे मैंने कहा कि एक फ्री बर्ड के बारे में बात हो रही है। बाय यूजिंग अ फ्यू पावरफुल इमेजेस द वेरी आइडिया ऑफ द फ्रीडम इटसेल्फ। सो किस चीज की इमेजेस यूज की गई है? पावरफुल इमेजेस ऑफ फ्रीडम, लाइक बहती हुई नदी,
उसको कोई रोक नहीं सकता, हवा बहती हुई उसको भी कोई नहीं रोक सकता है, उसके अलावा सनसेट हो रहा है वो हो ही रहा है, एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, डेयर्स मतलब कि हिम्मत करना, डेयरिंग काम। सो इस तरह के वर्ड यूज किए गए हैं आपके दिमाग में इमेज जो है वो जगाने के लिए कि वो बर्ड जो है वो हिम्मत कर रहा है कि पूरा आसमान उसका है। वी सी अ बर्ड फ्लोटिंग ऑन द विंड, हम हवा में उड़ते हुए एक पंछी को देखते हैं अपने फैले हुए परों के साथ, और जो बहती हुई नदी के साथ जो है उड़ रहा है वो। The bird's wing tips catch the orange rays of the sun, setting sun. So bird की जो पंछी की जो बिल्कुल परों के टिप्स है, वो टिप मतलब एक कोना है जो बिल्कुल वो डूबते हुए सूरज को यहाँ पे सेटिंग सन, डूबता हुआ सूरज जो है उसकी ऑरेंज रेज को कैच कर रहा है। It seems that this little bird is bold enough to claim the sky as its own. ऐसा लग रहा है कि ये पूरा छोटा सा पंछी ये कह रहा है, वो इतना बोल्ड है, इतना हिम्मत वाला है, उसने इतना डेयरिंग काम, इतनी हिम्मत करी है कि वो कह रहा है कि पूरा आसमान उसका खुद का है। So the word and images used in the opening stanza sets the tone of a poem and the idea and that is the idea of freedom. So अब next device जो हमारी आती है वो आती है टोन, कि पोएम की टोन क्या है। टोन के ऊपर बहुत बार पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो पूछा जाता है कि इस पोएम की टोन क्या है, कि किस तरह की बातें पोएम में हो रही है। दुखी है पोएम में, दुखी सैड टोन है पोएम की, हैप्पी टोन है पोएम की टोन ब्रेवरी से रिलेटेड है, पोएम की टोन लव से रिलेटेड है, पोएम की टोन सेपरेशन अलग होने से रिलेटेड है, पोएम की टोन फ्रीडम फाइटिंग से रिलेटेड है, पोएम की टोन नेशन से रिलेटेड है। सो किस चीज से रिलेटेड पोएम की टोन है। सो टोन वर्ड भी एक डिवाइस है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि पोएम की टोन क्या है। सो पहला पैराग्राफ पढ़ते ही आपको पता लगता है कि यहाँ पे पोएम की टोन जो है वो आइडिया ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है, आजादी से रिलेटेड। और हमें ऑलरेडी पता है राइटर के बैकग्राउंड के बारे में कि किस तरह से वो पूरी जिंदगी संघर्ष करती रही है ब्लैक लोगों के लिए, विमेन के लिए। सो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि उनकी जो पोएम है उसमें वो चीज झलक रही है। The idea of exercising a choice is central to the idea of freedom, कि आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से वो छोटा सा पंछी हिम्मत कर रहा है, वो खुद से कर रहा है, उसकी चॉइस है। सो ये सेंट्रल जो आइडिया है इस पूरी पोएम का है, चॉइस, फ्रीडम, ये सारी चीजें। द फ्री बर्ड ऑक्यूपाइज द सब्जेक्ट पोजीशन हेयर, यहाँ पे फ्री बर्ड जो है वही मेन पोजीशन में है, यानी कि उसी के बारे में सारी बातें हो रही हैं। ही लीप्स, फ्लोट्स, डिप्स इट्स विंग्स एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। वो लीप मतलब कि उड़ान भरता है, फ्लोट्स मतलब कि उड़ता है, तैरता है, डिप्स इट्स विंग्स अपने विंग भी डुबा लेता है मतलब धूप में, पानी में, एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, और इस चीज की हिम्मत रखता है कि वो ये कह सके कि पूरा आसमान उसका है, यानी कि वो पूरे आसमान में उड़ सकता है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज एक्शन, अपने काम का वो पूरा मालिक है, मास्टर है, आजाद है। सो पहला पैराग्राफ पढ़ के आपको पता लगा होगा कि पोएट्री आपने पढ़नी कैसे है, किस तरह से इसमें चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। अगला पैराग्राफ भी इसी स्टैंजा से रिलेटेड है, वो भी पढ़ते हैं एक बार, फिर मैं पूरी पोएम एक बार आपको पढ़ के बताऊंगी और उसमें जो भी मेन आइडिया होगा हम वो कवर करेंगे। द फैक्ट दैट द बर्ड कैन लीप ऑन द बैक ऑफ द विंड, so whenever it wants it is a privilege that we often take for granted. so कि पंछी जो है जब उसका मन करे वो हवा की कमर पे चढ़ सके और उड़ सके, ये कह सकते हैं कि हवा के साथ वो बह सके, जब ये एक प्रिविलेज है, ये एक लेट्स से कि हर किसी को ये चीज नहीं मिलती है और हम इसे ग्रांटेड ले लेते हैं। सो इसका मतलब कि वो दिखा रहे हैं कि जो चीजें आपके पास है जरूरी नहीं कि वही सारी चीजें बाकी लोगों के पास भी आसानी से ही अवेलेबल हो। We can only appreciate the value of this privilege in the absence of freedom. जब हमारे पास आज़ादी नहीं होती तभी हमें इसकी कीमत का पता चलता है, आज़ादी की कीमत का पता चलता है। Moreover, the bird doesn't really struggle to fly, और पंछी जो है उसको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा उड़ने के लिए, ये उसके लिए नेचुरल है उड़ना। It floats on the wind and is carried downstream. वो हवा में उड़ता है और नदी के साथ बहता है, हवा के साथ बहता है। The experience of freedom here, downstream यहाँ पे हवा के लिए भी यूज हो सकता है कि हवा जिस डायरेक्शन में बह रही है, और हो भी सकता है कि वहां पे कोई नदी हो और उससे रिलेटेड ये इमेज भी दी जा रही हो। द एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम हेयर इज एफर्टलेस, यहाँ पे फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही है, जबकि राइटर को, पोएट जो है उनको अपनी लाइफ में आजादी के लिए पूरी लाइफ स्ट्रगल करना पड़ा है। इट डिप्स इट्स विंग ओनली व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी, वो तभी अपने पंख जो है वो मतलब नीचे किसी चीज में भिगोता है या डुबोता है जब बिल्कुल जरूरी होते हैं। द बर्ड इज इन नो हरी, उसको कोई जल्दी नहीं है। इट परवेज द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन हाई इन द स्काई एंड मूव्स। सो यहाँ बेसिकली पूरे स्टैंजा में आपकी तरफ से, फिर पहले स्टैंजा में हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्क्राइब कर दी हैं कि टोन क्या है और
क्या उसकी थीम क्या है, पूरे स्टैंजा की इमेजेस क्या क्या यूज की गई हैं, और उसके बाद यहाँ पे आगे कि हर लाइन की तरफ से आपको क्या मतलब समझ आ रहा है वो आगे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. देन वर्ड हेयर इज अ मेटाफर ऑफ फ्रीडम एंड परहैप्स रेफर टू दोज वाइट पीपल हु एंजॉयड दिस प्रिविलेज एज अगेंस्ट पीपल ऑफ कलर हु वर अनफ्री. सो यहाँ पे जिस पंछी के बारे में बात हो रही है, ये ट्विस्ट वाली बात है कि वो पंछी एक ब्लैक वुमेन या एक ब्लैक इंसान नहीं है. जो अफ्रीकन इंसान है उसके बारे में यहाँ पे उसे बर्ड नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि उनको तो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना पड़ा है अपनी आजादी के लिए. सो यहाँ पे ये जो पंछी है जो आजादी से उड़ रहा है, ये कौन है? यहाँ पे ये पंछी जो है वो मेटाफर है फ्रीडम का, जो व्हाइट लोग इंजॉय करते हैं, यानी कि जो अंग्रेज अमेरिकन व्हाइट जो लोग हैं, वो लोग जो फ्रीडम इजीली इंजॉय कर रहे हैं और उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, मतलब वो हर चीज के लिए फ्री है, वो लोग बर्ड का मेटाफर है. यानी कि यहाँ पे उन्हें एज अ बर्ड दिखाया गया है. अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि आजादी के बारे में बात हो रही है तो वो अपने बारे में ही लिख रही होंगी, अपने से रिलेटेड पोयम ही वो लिख रही हैं. नहीं, वो अपने से रिलेटेड पोयम नहीं लिख रही हैं, वो उन लोगों की आजादी के बारे में बात कर रही हैं जो उन्हें कभी नहीं मिली. अब उसके बाद आगे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं. सिर्फ पहले ही पैराग्राफ के क्वेश्चंस मैं डिटेल में पढ़ रही हूँ, बाकी आई होप कि आप खुद से देख लें. हाउ डज द फर्स्ट स्टैंजा इवोक द आइडिया ऑफ फ्रीडम? किस तरह से पहले स्टैंजा में आइडिया ऑफ फ्रीडम जो है वो जगाया गया है या दिखाया गया है. सो आप इमेजेस के बारे में बात करेंगे, किस किस इमेज का यूज किया गया है और बताया गया है कि कैसे कैसे ये इमेजेस आजादी से रिलेटेड है, जैसे कि सनसेट, हवा में उड़ना, हवा के साथ बहना, ये सारी चीजें आजादी वाले लोग ही कर सकते हैं. व्हाट वर्ड्स एंड फ्रेजेस इंडिकेट द बर्ड इज द मास्टर ऑफ हिज एक्शन? कौन सा शब्द, वर्ड या फ्रेज हमें ये बताती है कि जो बर्ड है वो खुद का मालिक खुद ही है. सो अ फ्री बर्ड, ये वर्ड हमें सबसे ज्यादा दिखाता है कि वो एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, ये दो वर्ड, ये दो फ्रेजेस हमें बताते हैं कि वो अपनी मर्जी ही करता है, वो जो पंछी है. डू यू थिंक एंजेलो यूजेस द मेटाफर ऑफ बर्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी? क्या आपको लगता है कि एंजेलो ने जो बर्ड मेटाफर है वो यूज किया है सोसाइटी में इनइक्वालिटी दिखाने के लिए? यस, वी थिंक कि उन्होंने सोसाइटी में इनइक्वालिटी दिखाने के लिए बताया कि किस तरह से कुछ पंछी जो है वो बिल्कुल आजाद है, उन्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जबकि उसके अपोजिट हर किसी के पास वही प्रिविलेज, वही जो आजादी वाली चीजें हैं वही नहीं है. सो उन्होंने जो अमेरिकन अंग्रेज हैं और जो अफ्रीकन ब्लैक लोग हैं उनके स्ट्रगल के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में बात करें. स्टैंजा 2, मैं सिर्फ जो पोएम है वो रीड करते जाऊंगी और उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो आई विल कवर दैट. बाकी हर स्टैंजा के नीचे डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया हुआ है, प्लीज रीड इट. But a bird that stalks down his narrow cage and can seldom see through his bars of rage, his wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. अब यहाँ पे एक पंछी के बारे में बात हो रही है कि एक पंछी जो है जो कैद में बंद है, जो कभी कभी ही अपनी जाल, अपने कैद खाने के बाहर की चीजों को देख सकता है. उसके पर जो है वो काट दिए गए हैं, उसके पैर जो हैं वो बंधे हुए हैं, और सो वो जो अपना गला है वो गाने के लिए तब खोलता है, यानी कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है. वो बाहर नहीं जा सकता, वो उड़ नहीं सकता, उसके पर तोड़े हुए हैं, वो उसके पैर बांधे हुए हैं, और वो कभी कभी ही अपने जो जेल है, जो कैद खाना है अपना, उसके बाहर देखता है. यहाँ पे जो बर्ड है, ये बर्ड और पहले पैराग्राफ वाला बर्ड दोनों बिल्कुल अलग है. पहले पैराग्राफ वाला जो बर्ड है वो आजाद है, दूसरे पैराग्राफ वाला जो बर्ड है ये नहीं है. सो यहाँ पे वो ब्लैक जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रही हैं. ब्लैक जो वुमेन है, मेन है, किस तरह से वो बंधे हुए हैं, वो भी पंछी ही. ये जिस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट दोनों इंसान है लेकिन दोनों की लाइफ अलग अलग है, उसी तरह से ये दोनों बर्ड जो है, एक जेल में है और एक जेल से बाहर है, एक आजाद है और एक कैद में है, एक के पर हवा में मर्जी से उड़ते हैं और दूसरे के पर कटे हुए हैं. सो इन दोनों का कंपैरिजन जब आप स्टैंजा का करते हैं तो आपको पता लगता है कि दोनों कैसे अलग अलग है. स्टैंजा 2 में जो बर्ड की मेटाफर यूज की गई है, यानी कि स्टैंजा 2 में जो बर्ड है, बर्ड से मतलब यहाँ पे ब्लैक लोग हैं. जब आप ये पूरा आगे पढ़ेंगे तो आपको फिर से डिस्क्राइब किया हुआ है कि स्टॉक इमेज का क्या मतलब है, बार्स ऑफ रेज, गुस्से का क्या मतलब है यहाँ पे, और रेज, बार्स ऑफ रेज मतलब किसके गुस्से के बारे में बात हो रही है. ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्लैक लोगों के गुस्से, ब्लैक लोगों की तो तकलीफ के बारे में बात हो रही है, लेकिन रेज किसकी है, गुस्सा किसका है, किसके गुस्से की दीवारें बनी हुई है? व्हाइट लोगों के, क्योंकि उनको लगता है कि ये ब्लैक लोग जो हैं ये यूजलेस हैं. अब
पूरी मेटाफर यहाँ पे जो भी इमेजेस यूज की गई है क्लिप्ड विंग्स की, टाइट फीट्स की, ये सब आप पढ़ सकते हैं कि उनका क्या चीज किस तरह से दिखाई गई है। वर्ड एक यूज किया गया है जक्सटापोजिशन ऑफ इमेजेस। जक्सटापोजिशन मतलब कि स्टैंजा 1 जो है और स्टैंजा 2 जो है, दोनों की इमेजेस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर आप स्टैंजा 1 पढ़ेंगे और स्टैंजा 2 पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि किस तरह से दोनों की इमेजेस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings for freedom. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो caged bird है, जो जेल में बंद पंछी है, वो डर से मतलब गा रहा है और उसकी आवाज जो है वो सुनी भी नहीं जाती, मतलब वो लेकिन अब एक हिज ट्यून इज हर्ड ऑन अ डिस्टेंट हिल, एक दूर किसी हिल पे उसकी आवाज को सुना जाएगा क्योंकि वो फ्रीडम के लिए गा रहा है। सो वो अपनी आजादी के लिए गा रहा है। सो उसकी आवाज में इतना दम है, वो डर के गा रहा है और मतलब उसके लिए बहुत सारी चीजें अननोन है, पता नहीं है उसे, उसका लॉन्ग्ड फॉर मतलब अभी भी उसके मन में बहुत सारा गम है, दुख है, उसको तकलीफें हैं बहुत सारी, लेकिन वो आजादी के लिए गा रहा है तो उसकी आवाज सुनी जाएगी। सो एक तरह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज दिखाई गई है कि वो पंछी जो जेल में बंद है अभी भी उसने होप नहीं छोड़ी, अभी भी उसे उम्मीद है कि सब कुछ बदलेगा और एक दिन उसकी आवाज जो है वो सुनी जाएगी। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन अब आगे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे होती है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म मतलब कि कौन सा सिंबल किस चीज के लिए यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल केज्ड बर्ड जो है ये सिंबल है ब्लैक लोग जो हैं, जो जेल में बंद है, उन लोगों के लिए। उसी तरह से डिस्टेंट हिल जो है वो एक सिंबल है कि अमेरिका में इनकी बातें नहीं सुनी जा रही जहां पे ये सब चीजें हो रही है, लेकिन दूर कहीं, यानी कि मेन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, इंडिया के गांव वगैरह में कोई चीजें, कुछ बुरी चीजें हो रही हैं, तो उसके लिए दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, तो दूर कहीं दिल्ली में जहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे वो लोग उसकी आवाज सुन रहे हैं। सो इसी तरह से जब सिविल वॉर जो हो रही थी, जहां पे ब्लैक लोगों के राइट्स के बारे में बात हो रही थी, तो एंजेलो का कहना है कि यहाँ जहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जहां पे लोगों के बारे में, ब्लैक लोग और व्हाइट लोगों के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, वहां पे चाहे ये बातें ना सुनी जा रही हो, लेकिन दूर कहीं जहां पे मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग हैं जो आजादी के बारे में बातें कर रहे हैं, उन लोगों तक ये बातें जो है वो जरूर सुनी जाएंगे। आप पूरा आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में, एंड प्लीज डू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, तभी आपको पता लगेगा कि आपको कितना समझ आया है। नेक्स्ट, द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज एंड द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन एंड ही नेम्स द स्काई हिज ऑन। सो अब फिर दोबारा से एक पॉजिटिव इमेज दिखाई जा रही है कि किस तरह से बर्ड जो है वो सोच रहा है कि हाँ अच्छे दिन आएंगे और किस तरह से दोबारा से आजादी वाला एक ब्राइट फ्यूचर आगे जो है वो उन्हें दिखाई देगा और आजादी आएगी। But a caged bird stands on the grave of dreams. His shadows shout on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied. So he opened his throat to sing. दोबारा से ये तीनों चीजें clipped wings और feet tied and opened his throat to sing, ये तीनों दोबारा से इमेज यूज की गई हैं, दोबारा से ये लाइनें यूज की गई हैं। सो ये लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। अब उसके बाद जो वो केज बर्ड है वो अपने सपनों की कब्र पे खड़ा है, या अभी भी उसको लग रहा है कि मुसीबतें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। द केज बर्ड सिंग्स विद अ fearful ट्रिल ऑफ, दोबारा से पैराग्राफ जो है वो रिपीट किया गया है। नेक्स्ट इज नाउ इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी इज गिवन कि डाउन स्ट्रीम क्या है, जैसे नदी का बहता हुआ किस डायरेक्शन में नदी बह रही है। स्टॉक्स, किसी का मतलब पीछा करना साइलेंटली और मतलब डर की वजह से। सेल्डम, ऑफन, आप सब लोग ये वर्ड मीनिंग अपने आप पढ़ सकते हैं इजीली। सो पूरा यहाँ पे जो है ये पोइट्री वाली यूनिट जो है वो एंड होती है। सो फाइनली आपने क्या सीखा? वन नीड्स टू पे अटेंशन टू द लैंग्वेज ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम टू अंडरस्टैंड द पोएम बेटर। पोएम समझने के लिए आपको लिटरेरी डिवाइस यानी कि इमेजरी, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन और सिंबलिज्म, टोन क्या है पोएम की, थीम क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए पोएम पढ़ने के बाद। और बेसिक लेवल पर आपको पोएट्री रीडिंग का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर गिवन हियर, दीज आर वेरी इजी पॉइंट्स। सो आई थिंक नाउ यू नो कि आपको किस तरह से पोएम पढ़नी है। जब जो पेपर में आपके बीच में पोएम आएगी, जरूरी नहीं कि वो पोएम यही आएगी, लेकिन जो भी पोएम आपको आएगी आपको उसे पढ़ना कैसे है, आई थिंक अभी आप लोगों को ये चीज पता लग गई है कि आपने उसे किस तरह से पढ़ना है। सो थैंक यू स्टूडेंट।